इस वीडियो में आपको इन 4 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला, क्या पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट बढ़ती जाएगी? दूसरा, अब जब E100 को हरी झंडी मिल गई है तो क्या पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा? तीसरा, क्या आपको अपनी गाड़ी में E85 या E100 भरवाना ही पड़ेगा? चौथा, इस पूरे मामले में सरकार क्या कह रही है और किन चीज़ों पर उसे ध्यान देना चाहिए? गाड़ियों के मामले में अभी तक एवरेज, इंटीरियर, ADAS, सनरूफ, हाइब्रिड जैसे शब्द सुनाई देते थे। हाल ही में इस दुनिया की शब्दावली में एक नए टर्म ने एंट्री मारी है, एथेनॉल। सरकार कह रही है कि इससे तेल सस्ता मिलेगा, पर्यावरण को नुकसान कम होगा, दूसरे देशों से तेल कम खरीदना पड़ेगा और गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर हल्ला कटा हुआ है। कोई कह रहा है कि गाड़ी बैठ गई, कोई कह रहा है कि एवरेज कम हो गया। हर ओर पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल के चर्चे हैं। भारत में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम साल 2003 में शुरू हुआ। इसमें तमाम डेवलपमेंट्स हुए। बात होते होते यहाँ तक आ पहुँची है कि भारत में E100 यानी 100% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि तर्क तो ये कहता है कि इसे E100 पेट्रोल कहना कतई ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें पेट्रोल तो होगा ही नहीं, यानी पेट्रोल पंप। ये शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब करने की फील्डिंग सेट कर दी गई है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 13 जून को बताया कि उन्होंने E100 को कानूनी मान्यता देने वाले नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब होगा ये कि ऐसी गाड़ियों का मार्केट में आने का रास्ता साफ हो जाएगा जो पेट्रोल पर नहीं बल्कि पूरी तरह से एथेनॉल पर चल सकेंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही इसके इंटरनेशनल एंगल पर भी बात होगी और ये भी जानेंगे कि पॉलिसी लेवल से इतर ज़मीनी स्तर पर आम लोगों पर, हम पर, आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि एथेनॉल क्या है। विशुद्ध रूप से केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो एथेनॉल है CH3CH2OH और इसे इथाइल अल्कोहल या फिर ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को कार्बोहाइड्रेट्स के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में गन्ना, मक्का या कभी कभी पेपर वेस्ट भी आते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है इसको सड़ाना। इस पूरे प्रोसेस में इन कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ एंजाइम ऐड किए जाते हैं जिससे वो शुगर में बदलता है। फिर इस शुगर में यीस्ट, जिसे आसान भाषा में खमीर कहते हैं, वो जोड़ा जाता है। यहाँ सड़ने का असली प्रोसेस शुरू होता है। अब हमें जो मिलता है उसका एक हिस्सा होता है बियर, उसे अलग कर लिया जाता है। फिर जो बचा उसको डिस्टिल किया जाता है जिससे हमें एथेनॉल मिलता है। अब बात एथेनॉल ब्लेंडिंग की। एथेनॉल तो आपको पता चल गया। एथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है एथेनॉल को मिलाया जाना, क्योंकि यहाँ हम ईंधन की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब हुआ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाना। 150 करोड़ की आबादी का ये देश दुनिया में 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और हम अपनी ज़रूरत के कच्चे तेल का 84% हिस्सा दूसरे देशों से लेते हैं। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी खपत भी बढ़ रही है। हम अपने यहाँ जो तेल का प्रोडक्शन करते हैं वो खपत के मुकाबले कम होता जा रहा है। ऐसे में हमें ज़्यादा तेल खरीदना पड़ रहा है और इसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इस सब के ऊपर ऐसी धमकियां भी आती रहती हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो टैरिफ लगा दूंगा। इन सारी चीज़ों को देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग एक स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। जैसे कि हमने बताया था, 2003 में भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हो गया था। इसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें हो रही थी, पॉलिसीज़ बन रही थी। मसलन 2014 से 2018 के बीच एथेनॉल प्रोडक्शन पर इंसेंटिव दिए जाने लगे। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच एथेनॉल सप्लाई करने का मैकेनिज्म तैयार किया गया। इन पॉलिसीज़ का असर ये हुआ कि देश में ब्लेंडिंग का स्कोप बढ़ने लगा। हालांकि इस वक्त तक ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास ही थी। जून 2018 में सरकार ने तय किया कि 2030 तक पूरे देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके इर्द गिर्द तैयारियां शुरू कर दी गई। फिर आया साल 2021 और सरकार ने कहा कि 2030 बहुत दूर है, ऐसा करो 2025-26 से ही 20% ब्लेंडिंग शुरू कर दो। जून 2022 में देश में 10% ब्लेंडिंग शुरू हो गई और 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में 20% ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिलने लगा, जिसे हम E20 के नाम से जानते हैं। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता कि देश में E22, E25, E27, यहाँ तक कि E50 जैसी बातें शुरू हो गई। और अब तो उन गाड़ियों की तैयारी शुरू हो गई है जो पूरी तरह से एथेनॉल पर ही चलेंगी। अब आते हैं इस पर कि ये E100 क्या है। E100 का मतलब है वो ईंधन जिसमें 100% एथेनॉल है, ना पेट्रोल ना डीजल, शुद्ध एथेनॉल।
भारत सरकार ने इशारा किया है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स यानी केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव करके वो E85 यानी 85% एथेनॉल वाले ईंधन और E100 को मान्यता दे देगी। सारी एक्टिविटी देखते हुए एकदम साफ हो रहा है कि सरकार पूरी तरह से सीरियस है। E85 E100 से ही जुड़ा अब एक नया टर्म सुनाई देने लगा है, फ्लेक्स व्हीकल। ये क्या है? 5 जून को केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक फ्यूल पंप पर E85 ईंधन लॉन्च कर दिया। एक दिन पहले ही यानी 4 जून को उन्होंने नितिन गडकरी के साथ मिलकर देश की पहली मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार लॉन्च की थी। ये ऐसी गाड़ी है जो हाई एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन पर चल सकती है, यानी ये गाड़ियाँ E85 और E100 ईंधनों के लिए बनी हैं। यही गाड़ियां फ्लेक्स व्हीकल कहलाती हैं। मारुति सुजुकी वैगनार बायोफ्लेक्स गाड़ी जो E85 कंपैटिबल है, इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 7,24,000। जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि क्या आप अपनी गाड़ी में E85 भरवाकर गाड़ी चला सकते हैं। इसका जवाब यह है कि आप E85 ईंधन तभी भरवा सकते हैं जब वो इस तरह के ईंधन के लिए कंपैटिबल हो, यानी वो इस ईंधन के लिए बनी हो। अगर आपके पास फ्लेक्स व्हीकल नहीं है तो हाई एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन ना भरवाएं। E85 का फ्यूल पंप जरूर शुरू हुआ है, लेकिन ये ईंधन अनिवार्य नहीं है। ऐसी किसी भी भ्रामक खबर से बचें। ये तो हो गई तमाम तरह से ब्लेंड किए जा रहे ईंधन की बात। ऐसा भी कहा जा रहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से उस परेशानी का भी सल्यूशन निकलेगा जो अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हालात हैं उनसे पैदा हुई है। इस बारे में जानकारी पाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर स्वस्ति राय से बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। हुआ यह है कि हॉर्मुज जो है वो वेपनाइज हो गया है। हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का रफली अगर आप कहें तो 20% जो टोटल जो हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट है वो वहां से होता है और भारत में भी आता है। तो जाहिर है कि वहां से ये इम्पैक्ट हमको फील हो रहा है। 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इस वेपनाइजेशन के, तो अब वो फील भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप टोटल क्रूड ऑयल की बात करें तो भारत को तकरीबन 5 मिलियन बैरल्स पर डे इतना क्रूड ऑयल चाहिए। ये जो 5 मिलियन बैरल्स पर डे हमको चाहिए, इसमें से तकरीबन 88% हम इंपोर्ट करते हैं और केवल 12% हम अपने डोमेस्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम 88% इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस 88% में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 55% ऑलमोस्ट, जो हम गल्फ से मंगाते हैं। 50 to 55% ऑलमोस्ट, ठीक है। अलग अलग उसमें हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, एट्सेट्रा। अब जब क्रूड ऑयल के डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो ये थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल को बैरल्स में आप डालकर शिप कर सकते हैं। तो भारत ने इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए 2-3 तरीके की चीज़ें करी हैं। जैसे कि जब हॉर्मुज क्राइसिस शुरू हुई थी उस वक्त हम तकरीबन 20 देशों से अपना ऑयल मंगाते थे। और पहले भी, ये पहली बार नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चोक पॉइंट के के वेपनाइजेशन के वजह से या किसी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत को डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी है। ऐसा पहले भी हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमने अपने ऑयल रीराउटिंग करी। उसके पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान ऊपर सैंक्शंस लगा दिए या उसके बाद वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाए, तो हर बार हमने रीएडजस्ट किया है। तो इस रिकैलिब्रेशन में हमने पहली चीज तो ये करी कि हमने पहले अपना जो सोर्सेस थे उनको हमने 20, जो मैंने आपको नंबर बताया, तकरीबन हम 20 देशों से मंगाते थे, उससे बढ़ा के हमने अब 40 देशों से मंगाना शुरू कर दिया है। फिर दिमाग में सवाल ये भी उठा कि ईंधन की कमी के इस पूरे मसले से हमारी फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में हमारी पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। इस पर भी डॉक्टर स्वस्ति राय ने हमारी जानकारी में इजाफा किया। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अब ऐसे देशों से वो बातचीत करेंगे जिन देशों से ये बातचीत करने में आप अभी हिचकिचा रहे थे। इसका मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अजरबैजान। अजरबैजान एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ा नेचुरल गैस सोर्स बनकर उभरा है, एक्सपोर्टर बनकर उभरा है यूरोप के लिए। इनफैक्ट इटली जैसे देश का सबसे बड़ा इस समय जो सोर्स है एलएनजी का, वो अजरबैजान है। क्योंकि आप ये याद रखें कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसके बाद फिर जो रशियन गैस आती थी यूरोप में, उन्होंने वहां से हटा के फिर नॉर्वे से लेना शुरू किया और कतर से लेना शुरू किया। और अगर आप हाल के कुछ हफ्तों का अगर मुझसे जायजा पूछें तो भारत भी देखिए रैप्रोशमा कर रहा है अजरबैजान से। अजरबैजान अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन है हमारे लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ काफी एक स्वर में खड़ा था, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक रैप्रोशमा हमारी तरफ से हो रहा है, तो वो रैप्रोशमा अजरबैजान की तरफ से भी है, ये बात अलग है।
लेकिन इसके जो मूल में है वो बेसिकली एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए नए सोर्सेस की तलाश है। तो ऐसे में इन द शॉर्ट टर्म तो हमको कोई ऐसा सिक्योरिटी इंप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे देखेंगे और अगर आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर इतना डिपेंडेंट है, निर्भर हैं, तो फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन के इस क्वेस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे देशों से भी बात करनी पड़ेगी जहां पर आप पहले बात नहीं करना चाहते थे। अब बात हमारी और आपकी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 ब्लेंड अब देश में स्टैंडर्ड ब्लेंड बन जाएगा। जब से ऐसा हुआ है, कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है जो ये कहे कि इस E20 ईंधन के चलते गाड़ियां ब्रेक डाउन हुई हैं या इंजन फेल हुआ हो। सरकार भले ही सब कुछ एक नंबर बता रही हो, लेकिन तस्वीर इतनी परफेक्ट लग नहीं रही है। इंडियन एक्सप्रेस के सौम्येंद्र बरिक और अनिल ससी की रिपोर्ट के मुताबिक वाहन मालिकों को कुछ मुख्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत नंबर 1, E20 ईंधन वाली गाड़ियों को सर्दियों में स्टार्ट करने में समस्या आएगी, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले एथनॉल को जलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दूसरी दिक्कत, एथनॉल मिलाने से इंजन के पार्ट्स में जंग लगना या उसके क्षरण होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि ईंधन में पानी का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। ऐसे में पुराने इंजन ज़्यादा खतरे में हैं, जिनमें हाई ग्रेड एल्यूमिनियम या स्टील कास्ट का उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था। माइलेज की समस्या भी बड़ी है। गाड़ी के एवरेज से ऑब्सेस्ड ये देश, जहां लोग बैलगाड़ी से भी पूछ लेते हैं कि कितना देती है, वहां ऐसा ईंधन आ गया है जो माइलेज को हिट कर रहा है। कई कस्टमर्स ने बताया कि E10 से E20 में शिफ्ट होने के बाद उनकी गाड़ी की माइलेज में गिरावट आई है। गिरावट कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी कब की है, कब बनी थी। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बताया कि माइलेज में जो गिरावट होगी वो लगभग ना के बराबर होगी। चौथी बड़ी समस्या यह है कि किसी को भी ऑप्शन के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से आदेश आया और हर कोई E20 ईंधन खरीदने को बाध्य हो गया। इसके चलते एक अच्छे उद्देश्य के साथ लाए गए बदलाव को भी फरमान की तरह देखा जाने लगा। फ्लेक्स व्हीकल के मामले में ब्राज़ील का उदाहरण देने वाली सरकारी महकमा इस बात को कतई कंसिडर नहीं कर रही है कि ब्राज़ील में लोगों को अलग अलग प्रतिशत के एथनॉल ब्लेंडेड ईंधन खरीदने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ का सिस्टम यह है कि ईंधन में एथनॉल का प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा, ग्राहक को ईंधन उतना सस्ता मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस का भी मसला है। ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस ने कुछ वक्त पहले ही अपने ग्राहकों को चेता दिया था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 ईंधन की वजह से कोई दिक्कत आई तो उसके क्लेम में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होगी और बहुत चांसेस हैं कि वो क्लेम कैंसिल कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। एक यूज़र ने पूछा कि 2026 में 58 लाख के आसपास की E20 कंपैटिबल गाड़ी खरीदने वाले शख्स को जब E30 या उससे ज़्यादा एथनॉल भरवाना पड़ेगा और फिर उससे पैदा हुए टेक्निकल इश्यूज़ या फाइनेंशियल लॉस की जिम्मेदारी किसकी होगी। रंजीत नाम के एक एक्स यूज़र ने पूछा कि 2-3 साल पुरानी गाड़ियाँ तो E20 के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो और पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका क्या सरकार इनडायरेक्टली ये कह रही है कि लोग अभी पेट्रोल कार ना खरीदें। एक्स यूज़र नितिन सिन्हा ने पूछा कि सरकार ने पहले तो वादा किया था कि E20 आने के बाद पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा होने के बजाय लोगों को महंगा तेल मिल रहा है और माइलेज कम होता जा रहा है। यश तिवारी ने कहा कि हम E10 से E20 पर तो आ गए हैं, लेकिन अगर आज कोई इंसान एक पेट्रोल कार खरीदता है तो 2030 में कौन सा ईंधन चल रहा होगा, किस ब्लेंड का ईंधन चल रहा होगा, ये कैसे तय होगा। और चलते चलते एक और काम की बात, जब हम E85 और E100 की बात करने ही लगे हैं तो जाहिर है कि एथनॉल बनाने के लिए गन्ने की खपत बढ़ेगी। ऐसे में एक और पेच आता है जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ, क्योंकि ज़्यादा खपत का मतलब है ज़्यादा खेती और गन्ने की खेती के लिए लगते हैं खेत। इस ओर हमारा ध्यान खींचा डॉक्टर स्वस्ति राय ने कि जो एथेनॉल है ये बनता कहाँ से है। एथेनॉल बेसिकली शुगर केन जूस से बनता है। शुगर केन का बहुत बड़ा इसमें गन्ना यानी इसमें बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। अब आप देखिए कि जैसे ही आप एथेनॉल को लेकर एक किस तरह का एक फ्रेंजी क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप देखते हैं कि जो तमाम एग्रीकल्चरल लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ गन्ने की खेती करना चाहता है। इसका मतलब कि आपके जो बाकी एग्रीकल्चरल जो प्लानिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक पहली चीज़ है कि हमारे पास इसका क्या आप ऐसे कहें तो हमारे पास इसका क्या मैप है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसमें हम ये बता सकें कि भाई कितना एग्रीकल्चरल लैंड अब हम इस चीज़ के लिए कमिट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी बहुत सवाल उठाए जाते हैं, उसमें से ये 2-4 चीज़ें हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। 3 इडियट्स की ये लाइन इस पूरे मसले पर फिट बैठती है। लोगों के जहन में तस्वीर क्लियर नहीं है। लोग E20
E30 में माथापच्ची कर रहे थे कि अब E85 E100 आधम का है। लोगों को लाखों की गाड़ी के भविष्य की चिंता खा रही है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने के बारे में सोचना होगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।